नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी जैव प्रक्रम और पोषण के ऊपर, और जैव प्रक्रम और पोषण के ऊपर हमने कल तक 90 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, हमें ए ऑप्शन दे रखा है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है, रंध्र को दो द्वार कोशिकाओं द्वारा गिरे होते हैं। रंध्र दो द्वार कोशिकाओं द्वारा गिरे होते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है, रंध्र जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन हमें दे रखा है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा हुआ है। यदि सत्य कथन पूछा होता है, देखो आपको सत्य, असत्य और नहीं के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कई बार स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन सत्य, असत्य और नहीं के बारे में ध्यान नहीं रखते और ऑप्शन को गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पे असत्य पूछा हुआ है, मतलब गलत कथन कौन सा दे रखा है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो ये तो सही बात है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये तो सही बात है, करेक्ट बात है। अब आगे देखिए, बी ऑप्शन हमें दे रखा है, रंध्र दो द्वार कोशिकाओं द्वारा गिरे होते हैं। तो ये भी सही बात है कि रंध्र दो द्वार कोशिकाओं द्वारा गिरे होते हैं। सी ऑप्शन हमें दे रखा है, रंध्र जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। अब रंध्र जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, क्या रंध्र जल और खनिज का अवशोषण करते हैं क्या? नहीं, रंध्र और जल और खनिज का अवशोषण थोड़ी करते। जल और खनिज का अवशोषण तो कौन करती है? जड़ें करती है। जल और खनिज का अवशोषण तो जड़ें करती है। तो रंध्र क्या करते हैं? तो रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यही हमें गलत ही पूछा हुआ था, तो ये तो सही ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। देखो ये भी सही बात है। अब गलत ऑप्शन पूछा हुआ था, तो गलत ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रंध्र जल एवं खनिज का अवशोषण करते हैं। रंध्र जल और खनिज का अवशोषण थोड़ी करते हैं। जल और खनिज का अवशोषण तो जड़ें करती है, और रंध्र क्या काम करते हैं? तो रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम 92 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब नहीं, कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश की तीव्रता, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है। बी ऑप्शन हमें दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ग्लूकोज का उपयोग पौधों द्वारा ऊर्जा के लिए किया जाता है और अतिरिक्त ग्लूकोज मंड स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। सी ऑप्शन हमें दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के विखंडन से होता है। अब नेक्स्ट डी ऑप्शन हमें दे रखा है, क्लोरोफिल पवन ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सत्य कथन की पहचान हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे हमें इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, हमने ऑप्शन देख लिए। अब यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है और कौन सा कथन सत्य? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश की तीव्रता, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है। ये प्रभावित नहीं होती, ये गलत ऑप्शन है। देखो कैसे गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सभी प्रकाश संश्लेषण की गति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये प्रभावित करते हैं, यहाँ पे नहीं होता और प्रभावित होती है ये लिखा होता, तब तो ये राइट ऑप्शन हो जाता। लेकिन ये गलत कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सभी प्रकाश संश्लेषण की गति को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, ये गलत ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ग्लूकोज का उपयोग पौधों द्वारा ऊर्जा के लिए किया जाता है। पौधों द्वारा किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा द्वारा किया जाता है, और अतिरिक्त ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होता है। अतिरिक्त ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होता है। तो ये तो सीधी सीधी बात लिख रखी है, तो ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो कौन सा है? ये सही ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के विखंडन से होता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के विखंडन से थोड़ी होता है, जल के विखंडन से होता है ना। तो ये गलत लिख रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादक जल के अणुओं के विखंडन से होता है, न कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख रखा है, इसलिए ये गलत हो गया।
क्यों गलत हो गया समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख रखा है इसलिए गलत हो गया। यदि इसकी जगह दे रखा होता जल दे रखा होता, H2O दे रखा होता, तब तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन जल के अणुओं के विखंडन से होता है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया इसलिए ये गलत हो गया। आगे दे रखा है क्लोरोफिल पवन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। देखो क्लोरोफिल पवन ऊर्जा का अवशोषण करते ये लिखा रखा है इसलिए गलत हो गया, क्योंकि क्लोरोफिल पवन ऊर्जा का अवशोषण थोड़ी करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। यदि दे रखा होता क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, ये दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है कि क्लोरोफिल पवन ऊर्जा का अवशोषण करता है इसलिए ये गलत हो गया। समझ में आ गया, तो पवन ऊर्जा ये गलत हो गया, और यदि दे रखा होता क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, ये दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन हो जाता। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है, कौन सा परजीवी नहीं है ये हमें दे रखा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अमरबेल, बी ऑप्शन हमें दे रखा है घटपर्णी, सी ऑप्शन हमें दे रखा है जू, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है जोक। तो इसमें कौन सा परजीवी नहीं है, तो कौन सा परजीवी नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो घटपर्णी होता है, तो घटपर्णी तो एक कीटभक्षी पौधा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए यह परजीवी नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे नहीं ही पूछा हुआ था तो इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यदि पूछा होता कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है, तो परजीवी है ये पूछा होता तो हम कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन करते हैं, अमरबेल, जू और जोक इसका राइट आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है, तो परजीवी नहीं है तो कौन सा परजीवी नहीं है, घटपर्णी परजीवी नहीं है। क्यों, क्योंकि घटपर्णी क्या है, तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब अमरबेल, जू और जोक कैसे परजीवी है, तो ये देखिए अमरबेल और जो जू और जोक है वो तो परजीवी है। कैसे, क्योंकि अमरबेल और जो रक्त चूसने वाले जीव होते हैं, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं मच्छर, किलनी, जू और जोक, ये परजीवी होते हैं क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और घटपर्णी क्या है, तो घटपर्णी स्वयं अपना भोजन बनाता है तो वो तो खुद पर निर्भर है, तो घटपर्णी तो खुद पर निर्भर है। और जो अमरबेल है, मच्छर है, जू है, जोक है, वो परजीवी है, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है और बाकी के ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 94 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन की हमें पहचान करनी है, कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। देखो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत नजर आ रहा है, क्योंकि देखो पत्ती है तो क्लोरोफिल तो सभी में होगा, क्योंकि अन्य रंग की पत्तियों में भी तो क्लोरोफिल होता है। अन्य रंग की पत्तियों जैसे मतलब दूसरे रंग की पत्तियां, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है क्या, वो होता है उसमें, स्वाभाविक बात है कि पत्तियां है तो क्लोरोफिल होगा। तो सीधा सीधा गलत ऑप्शन तो यही दे रखा है, इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे जब इसको ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, तो अब दूसरे ऑप्शन को पढ़ने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक ऑप्शन राइट हो गया तो बाकी के गलत ही हो गए। लेकिन यदि अभी तो अपन एग्जाम नहीं दे रहे, अभी तो अपन पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए सभी ऑप्शन को जांच कर लेते हैं। देखिए हरी पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के अन्य हरे भागों जैसे तने और शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये तो सही बात है। हमें तो असत्य पूछा होता है, तो असत्य क्या, तो हमने पहले राइट ऑप्शन कर लिया। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां सल्क और शूल रूपी हो जाती है, ये भी सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, तो ये भी सही बात है। अब असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन ए ऑप्शन असत्य कथन है। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन में हमें दे रखा था हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ये दे रखा था। तो ये सरासर गलत कथन है। क्यों गलत कथन है, क्योंकि अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। क्यों, क्योंकि अन्य वर्णक जैसे लाल रंग के वर्णक है, भूरे रंग के वर्णक है, बैंगनी रंग के वर्णक है, क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं, इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए ये कथन गलत लिखा हुआ है और हमें गलत कथन की पहचान करनी थी, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमें 95 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है रंध्र दे रखा है, बी ऑप्शन हमें क्लोरोफिल दे रखा है, सी ऑप्शन हमें द्वार कोशिकाएं दे रखा है और डी ऑप्शन हमें स्टार्च दे रखा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, क्या रंध्र के कारण होता है, क्या क्लोरोफिल के कारण होता है, क्या द्वार कोशिकाओं के कारण होता है, क्या स्टार्च के कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल एक हरा रंग का वर्णक होता है।
क्लोरोफिल हरा रंग का वर्णक होता है, इसलिए क्लोरोफिल हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 96 नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आयोडीन घोल पत्तियों में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करता है। तो आयोडीन घोल पत्तियों में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करता है, किसकी उपस्थिति का परीक्षण करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें प्रोटीन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें स्टार्च दे रखा है, सी ऑप्शन हमें वसा दे रखा है और डी ऑप्शन हमें शर्करा दे रखा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आयोडीन घोल पत्तियों में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करता है, तो किसकी उपस्थिति का परीक्षण करता है, तो हम जानते हैं कि जब आयोडीन घोल स्टार्च के संपर्क में आता है तो यह नीला काला रंग का हो जाता है, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, स्टार्च इसका राइट ऑप्शन होगा। तो स्टार्च हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आयोडीन घोल पत्तियों में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करता है, तो किसकी उपस्थिति का परीक्षण करता है, तो स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करता है। क्यों, क्योंकि जब आयोडीन घोल स्टार्च के संपर्क में आता है तो यह नीला काला रंग का हो जाता है, इसलिए इसका स्टार्च वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए 97 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या दर्शाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति हमें क्या दर्शाती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रकाश संश्लेषण का न होना, बी ऑप्शन हमें दे रखा है प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना, सी ऑप्शन हमें दे रखा है खनिज लवण की कमी और डी ऑप्शन हमें दे रखा है जल की अधिकता। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रकाश संश्लेषण का न होना दर्शाता है, प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दर्शाता है, खनिज लवणों की कमी दर्शाता है या फिर जल की अधिकता दर्शाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे शर्करा का उत्पादन करते हैं जिसे बाद में स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, और अगर पत्ती में स्टार्च मौजूद है तो वह प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना भी दर्शाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना किस ऑप्शन में दे रखा है, या हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमें ये राइट ऑप्शन है। क्योंकि हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या दर्शाता है। तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या दर्शाता है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे शर्करा का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, शर्करा का उत्पादन करते हैं, जिसे बाद में स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, और अगर पत्ती में स्टार्च मौजूद है तो वह प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दर्शाता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 98 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पादपों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। पादपों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, क्या कार्बन आवश्यक है, कार्बन और हाइड्रोजन आवश्यक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आवश्यक है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आवश्यक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पादपों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं और ऑक्सीजन से बनते हैं। और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, साथ में प्रोटीन की बात की जाती है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन भी आवश्यक होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे नाइट्रोजन संश्लेषण की बात की जा रही है, इसलिए पादपों में तो क्या कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पादप मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और उर्वरकों द्वारा उर्वरकों दोनों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पादपों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन भी आवश्यक होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 99 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमरबेल के बारे में सत्य है। अमरबेल के बारे में सत्य कथन कौन सा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि यह एक स्वपोषी पादप है, क्या ये सत्य है। बी ऑप्शन हमें दे रखा है कि इसमें क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। सी ऑप्शन हमें दे रखा है यह अपने भोजन के लिए परपोषी पादप पर निर्भर करता है।
निर्भर होता है। डी ऑप्शन दे रखा है कि यह मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है? अब यहाँ पे सत्य कथन कौन सा होगा? देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ एक स्वपोषी पादप है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि स्वपोषी पादप थोड़ी है। ये तो क्या कैसा पादप है? ये तो परपोषी पादप है, ये स्वपोषी पादप थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण कर सकता है ये लिखा है, इसलिए यह भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए हमें तो सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ अपने भोजन के लिए परपोषी पादप पर निर्भर है। ये सही बात है कि अमरबेल परपोषी पादप पर निर्भर है क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है और इसीलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है और यहाँ अपने भोजन के लिए परपोषी पादप पर निर्भर होता है। तो परपोषी पादप ये हमें कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन में हमें स्वपोषी दे रखा था इसलिए ये गलत हो गया, जबकि अमरबेल तो कैसा होता है? अमरबेल परपोषी पादप होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है ये लिखा हुआ है, ये गलत हो गया क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है यह मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है ये लिखा है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि अमरबेल परजीवी पादप है जो परपोषी पादप से मूल्यवान पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जिससे परपोषी तो कमजोर हो जाता है और उसकी वृद्धि प्रभावित होती है। और जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते और ये कैसा है? तो ये विषमपोषी पादप कहलाते हैं। तो इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्योंकि अमरबेल के बारे में सत्य कथन पूछा था, तो यह अपने भोजन के लिए परपोषी पादप पर निर्भर होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते निम्नलिखित विकल्पों में से सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का चरम या अंतिम स्रोत है। ऊर्जा का चरम या अंतिम स्रोत कौन सा है? यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन हमें मृदा दे रखा है, बी ऑप्शन हमें सूर्य दे रखा है, सी ऑप्शन हमें जल दे रखा है और डी ऑप्शन हमें वायु दे रखा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का चरम या अंतिम स्रोत कौन सा है? तो जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का चरम या अंतिम स्रोत हमें पूछा था, तो अंतिम स्रोत कौन सा है या चरम स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सूर्य। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर शाकाहारी जानवर पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खाते हैं और इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से सभी जीवित जीवों तक पहुंचती है। तो इसलिए सबसे राइट ऑप्शन होगा, सबसे चरम या अंतिम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य ही सबसे चरम या अंतिम स्रोत है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते 101 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मशरूम किस प्रकार का पोषण प्राप्त करता है। तो मशरूम किस प्रकार का पोषण प्राप्त करता है? हमें ए ऑप्शन दे रखा है स्वपोषण, बी ऑप्शन हमें दे रखा है परपोषण, सी ऑप्शन हमें दे रखा है मृतजीवी और डी ऑप्शन हमें दे रखा है परजीवी। तो मशरूम के बारे में हमें बात करनी है कि मशरूम किस प्रकार का पोषण प्राप्त करता है। तो मशरूम किस प्रकार का पोषण प्राप्त करता है? तो हम जानते हैं कि मशरूम मृतजीवी और मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मृतजीवी ये हमें कहाँ दे रखा है? यह हमें दे रखा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? मशरूम क्या करता है? तो मशरूम मृतजीवी, मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए मृतजीवी इसका राइट ऑप्शन है। तो ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 102 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 102 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि घटपर्णी पौधे, घटपर्णी जैसे कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बी ऑप्शन हमें दे रखा है अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सी ऑप्शन दे रखा है अपनी जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और डी ऑप्शन दे रखा है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? घटपर्णी जैसे कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो क्यों करते? तो हम जानते हैं कि कीटभक्षी पौधे उन जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां उगते हैं और वे कीटों को पकड़कर और पचाकर अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं और कीटभक्षी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते, यह हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है।
समझ में आ गया। घट पर्णी जैसे कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, तो यह हमें पूछा गया था। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कीटभक्षी पौधे उन जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा भी करना पड़ेगा। तो वे क्या करते हैं कि वे कीटों को पकड़कर और पचाकर अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, और पूरा करके कीटभक्षी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन, नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करना इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 103 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 103 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए ये 103 नंबर का क्वेश्चन ये हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वीनस फ्लाई ट्रैप, बी ऑप्शन दे रखा है सनड्यू, सी ऑप्शन दे रखा है घटपर्णी, और डी ऑप्शन दे रखा है शैवाल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सवाल दे रखा है कि कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। कीटभक्षी पौधा नहीं है, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो देखो वीनस फ्लाई ट्रैप ये तो कीटभक्षी पौधा है, और सनड्यू ये भी कीटभक्षी पौधा है, घटपर्णी ये भी कीटभक्षी पौधा है, जबकि ये शैवाल लिखा हुआ है, शैवाल डी ऑप्शन में हमें दे रखा है, यह कीटभक्षी पौधा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए शैवाल कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो समझ में आ गया। कीटभक्षी पूछा होता है, कीटभक्षी कौन कौन है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी कीटभक्षी है, सनड्यू ये भी कीटभक्षी है, घटपर्णी ये भी कीटभक्षी है, लेकिन शैवाल कीटभक्षी नहीं है। क्यों, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये 104 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कवकों द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कवकों द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए वे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते, वे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते, ये तो सही बात लिखी हुई है, हमें तो सही नहीं है, इसकी पहचान हमें करनी है। वे कपड़ों और चमड़े की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते, ये भी सही बात है। वे कपड़ों और चमड़े की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते, ये भी सही बात है। गेहूं का कीट रोग कवकों द्वारा होता है। गेहूं का कीट रोग किसके द्वारा होता है, कवकों द्वारा होता है। तो ये गेहूं का कीट रोग कवकों द्वारा होता है, ये भी सही बात है, क्योंकि गेहूं का जो कीट रोग होता है वो पक्सिनिया नाम के कवक से होता है। समझ में आ गया। गेहूं का कीट रोग किससे होता है, तो पक्सिनिया नाम के कवक से होता है, इसलिए ये भी सही बात है। डी ऑप्शन में दे रखा है वे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। वे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, देखो वे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, तो कवक मिट्टी की उर्वरता थोड़ी बढ़ाते, कवक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं क्या, कवक तो मिट्टी की उर्वरता घटाते, ये बढ़ाते थोड़ी है। तो ये बढ़ाते लिखा, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और हमें क्या बोला हुआ था, कौन सा सही नहीं है, तो हमें सही नहीं है इसी की पहचान करनी थी, इसलिए ये ही इसका राइट ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा था, सवाल को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कवकों द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है उस कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे हमें दे रखा है ए ऑप्शन, वे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते, ये तो सही बात है। वे कपड़ों और चमड़े की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते, ये भी सही बात है। गेहूं का कीट रोग कवकों द्वारा होता है, ये भी सही बात है, क्योंकि गेहूं का कीट रोग पक्सिनिया नाम के कवक से होता है, ये भी सही बात हो गई। वे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते, कवक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते नहीं है, जबकि मिट्टी की उर्वरता को घटाते हैं, तो कवक मिट्टी की उर्वरता को नहीं बढ़ाते, इसलिए ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते 104 नंबर की हमने बात कर ली। अब हम 105 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, वो देखिए। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है। कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है, इसके हमें पहचान करनी। कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है, सहजीवी संबंध का उदाहरण हमें देखना है, अमरबेल और मेजबान पौधा। नेक्स्ट बी ऑप्शन हमें दे रखा है राइजोबियम और फलीदार पौधे। सी ऑप्शन दे रखा है जू और मानव, और डी ऑप्शन दे रखा है मशरूम और मृत कार्बनिक पदार्थ। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो हम देख सकते हैं कि जो जू और मानव है वो तो सहजीवी संबंध के उदाहरण है, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि सहजीवी संबंध में क्या क्या आते हैं, तो सहजीवी संबंध में जीव एक दूसरे को भोजन, आवास, पोषक तत्व और जल के अवशोषण में सहायता करके लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। सहजीवी संबंध का उदाहरण कौन सा है, जू और मानव है।
अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं घटपर्णी में घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना क्या है। तो घटपर्णी में घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना क्या है। तो ए ऑप्शन हमें फूल दे रखा है, बी ऑप्शन हमें फल दे रखा है, सी ऑप्शन हमें जड़ दे रखा है और डी ऑप्शन हमें पत्ती का रूपांतरित भाग दे रखा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। घटपर्णी में घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना क्या है। तो हम जानते हैं कि घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है और जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उनके रंध्रों के ढक्कन के बीच फंस जाता है और ढक्कन के बीच फंस जाता है तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है पत्ती का रूपांतरित भाग। तो घटपर्णी में घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना क्या है। तो क्या है, तो पत्ती का रूपांतरित भाग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं 107 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए ये देखिए, राइजोबियम जीवाणु के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है इसकी हमें पहचान करनी है। यहाँ पे हमें पहले नंबर का दे रखा है कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सेकंड दे रखा है ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। थर्ड दे रखा है ये फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये सही कथन की हमें पहचान करनी है। तो कौन सा कथन सही है, देखो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। तो विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। तो इसलिए ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वयं थोड़ी बनाते हैं अपना भोजन, ये स्वयं थोड़ी बना जाते हैं। हम राइजोबियम के बारे में क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं जिसका उपयोग पौधे करते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो। ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यह फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, तो ये तो सही बात है क्योंकि हम जानते हैं कि पोषक तत्व के लिए फलीदार पौधे पर निर्भर रहते हैं और ये फलीदार पौधे की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, इसलिए ये भी सही बात है। तो ये फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ में कहाँ दे रखा है, यहाँ में बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया। यदि फलीदार पौधे कौन कौन से ये बात की जाए तो फलीदार पौधे आ जाएंगे चना, मटर, मूंग, सेब, इस पर निर्भर करते हैं। इसलिए फलीदार पौधे के एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे चना, मटर, मूंग, सेब, ये फलीदार पौधे होते हैं और ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि 1 और 3 दोनों राइट है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम 108 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अमरबेल, बी ऑप्शन दे रखा है सेवाल, सी ऑप्शन दे रखा है घटपर्णी और डी ऑप्शन दे रखा है प्याज। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो दोनों ही प्रणाली किसमें पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि जो घटपर्णी होता है उसमें दोनों प्रणाली पाई जाती है क्योंकि यहाँ स्वपोषी भी है और यहाँ स्वपोषी भी है और यह एक कीटभक्षी पौधा भी है, मतलब विषम पोषी भी है। तो जो घटपर्णी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। घटपर्णी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हम क्या जानते हैं, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है और यहाँ स्वपोषी भी है और यहाँ कीटभक्षी और क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए घटपर्णी इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, घटपर्णी में। घटपर्णी जो स्वपोषी भी है और कीटों का भक्षण करता है, इसलिए ये विषमपोषी भी है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते 109 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है इसकी हमें पहचान करनी है, मतलब गलत कथन कौन सा दे रखा है यह हमें देखना है। तो ये देखिए ए ऑप्शन हमें दे रखा है, सभी जंतु एक ही प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। सभी जंतु एक ही प्रकार से भोजन ग्रहण क्या करते हैं, क्या यहाँ पे हमें सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन की हमें पहचान करनी है। सभी जंतु एक ही प्रकार से भोजन ग्रहण करते, ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न जीवों के भोजन के प्रकार अलग अलग होते हैं।
अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए ये यहाँ पे हमें दे रखा है कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार से भोजन करते हैं, इसलिए यही गलत दे रखा है और हमें गलत ही पूछा हुआ था, इसलिए ये सही ऑप्शन है। ये सही, ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बी ऑप्शन हमें दे रखा है भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां आहार के प्रकार पर निर्भर करती है। ये तो सही बात है, ये आहार के प्रकार पर निर्भर करती है। मधुमक्खी और हमिंग पक्षी दोनों पौधों से मकरंद प्राप्त करते हैं, ये भी सही बात है। अजगर अपने शिकार को चबाए बगैर निगल जाता है, ये भी सही बात है। अब गलत कथन कौन सा, ये हमें पूछा था, तो गलत कथन कौन सा, ए है। क्यों? क्योंकि विभिन्न जीवों के भोजन के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मकरकंद, मकरंद, मकरंद की बात करें तो मकरंद फूलों को चूसने का काम करता है। जैसे दूध पीने वाले पशु वगैरह होते हैं या फिर मानव होते हैं, वो माँ से दूध पीने का काम करते हैं। जो शिकार करने वाले पशु होते हैं, वो शिकार को निगलने का काम करते हैं। तो इसलिए ये सभी जीवों के भोजन करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, इसलिए ये ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। सत्य नहीं है ये पूछा हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें श्वसन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें पाचन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें उत्सर्जन दे रखा है और डी ऑप्शन हमें परिसंचरण दे रखा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हम जानते हैं कि जटिल पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से उनके सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन हमें कहाँ दे रखा है, या हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। जैसे जटिल पदार्थ हम ले लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो और वसा ले लो, तो ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदलेगा एंजाइमों के माध्यम से, प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदलेगा, वसा है वो वसा अम्ल में बदल लेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पाचन। अब आगे देख लेते, आगे देखिए, आगे हम 111 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मानव आहार नाल का भाग नहीं है। मानव आहार नाल का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मुख गुहिका, बी ऑप्शन हमें दे रखा है ग्रसिका, सी ऑप्शन हमें दे रखा है यकृत और डी ऑप्शन दे रखा है शुद्रांत्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मानव आहार नाल का भाग नहीं है। मानव आहार नाल का कौन सा भाग नहीं है, तो आहार नाल में क्या क्या आते हैं। आहार नाल में मुख गुहिका आता है, आहार नाल में क्या आता है, तो मुख गुहिका भी आता है, आहार नाल में ग्रसिका भी आता है, आहार नाल में शुद्रांत्र भी आता है। तो आहार नाल में क्या नहीं आएगा, तो यकृत नहीं आएगा। तो हमें क्या पूछा हुआ था, आहार नाल का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यकृत नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यकृत क्या है, तो यकृत एक सहायक ग्रंथि है। यकृत क्या है, यकृत सहायक ग्रंथि है, लेकिन ये आहार नाल का भाग नहीं है, आहार नाल का भाग नहीं है। तो आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आहार नाल के भाग में शामिल होते हैं मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र और गुदा शामिल होते हैं। आहार नाल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र और गुदा शामिल होते हैं। और सहायक ग्रंथि में कौन कौन शामिल होते हैं, तो सहायक ग्रंथि में लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय शामिल होते हैं। तो समझ में आ गया आहार नाल में कौन कौन शामिल होते हैं और सहायक ग्रंथि में कौन कौन शामिल होते हैं। मैंने दोनों के बारे में बता दिया कि यदि आहार नाल पूछे तो आप राइट आंसर करोगे मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र और गुदा। और सहायक ग्रंथि की बात की जाती है तो लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। अब आगे हम बात करते हैं 112 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि तारा मछली के भोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तारा मछली के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमें देखना है। यह केवल कोमल जंतुओं को खाती है। बी ऑप्शन हमें दे रखा है यह भोजन के लिए मुख से आमाशय बाहर निकालती है और यह भोजन को तेजी से निगल लेती है। और डी ऑप्शन हमें दे रखा है यह भोजन का पाचन मुख गुहिका में करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो, तारा मछली के भोजन के संदर्भ में हमें सही ऑप्शन कौन सा, यह हमें बताना था। तो देखो, हम सीधा सीधा जानते हैं कि यह भोजन के लिए मुख से आमाशय बाहर निकालती है। यह हम जानते हैं कि तारा मछली क्या करती है, भोजन के लिए मुख से आमाशय बाहर निकालती है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि उसका कवच खोलने के बाद ही तो वो भोजन करेगी। तो हम जानते हैं कि जो तारा मछली है वो कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है।
और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पच जाता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि कवच खोलने के बाद ही तो तारा मछली अपना भोजन ग्रहण करेगी। तो यहाँ अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, तो आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम नेक्स्ट 113 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? दूध के दांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दूध के दांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें देखना है। तो दूध के बारे में कौन सा कथन सही है? दूध के दांत के बारे में ए ऑप्शन हमें दे रखा है, ये अस्थायी दांतों के बाद निकलते हैं। बी ऑप्शन हमें दे रखा है, ये जीवन पर भर बने रहते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है, ये शैशव काल में निकलते हैं और लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है, इनकी संख्या अस्थायी दांतों से अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? हम सीधा सीधा देखते हैं कि दूध के दांत है वो ये शैशव काल में निकलते हैं और लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ये यदि आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आप ध्यान में रखना कि दूध के दांतों की कुल संख्या 20 होती है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि मानव में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 32, क्योंकि दूध के दांतों की संख्या तो 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। और दूध के दांत कब आते हैं? तो दूध के दांत सबसे पहले तो दूध के दांत आते हैं और इसके बाद अस्थायी दांत आते हैं। तो दूध के दांतों के बाद अस्थायी दांत आते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निचले जबड़े में कर्तन वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो निचले जबड़े में कर्तन वाले दांतों की कुल संख्या हमें पूछिए। तो निचले जबड़े में कर्तन वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 2, बी ऑप्शन हमें दे रखा है 4, सी ऑप्शन दे रखा है 8 और डी ऑप्शन हमें दे रखा है 16। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? मैंने कल की क्लास में और परसों की क्लास में, यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देख रखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लें और इसके बाद में इन क्लासों को देखें, ताकि आपको एक सीक्वेंस से आप क्लास को देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा और प्रत्येक क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब दूध के दांतों से, इन दांतों से रिलेटेड मैं पिछली क्लासों में भी कई सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तब तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे निचले जबड़े में कर्तन वाले दांतों की कुल संख्या में पूछिए, तो मैंने आपको दंत सूत्र बताया था। दंत सूत्र क्या होता है? 21 23, 21 और 23, 2 मिनट, 21 23 दंत सूत्र कितना क्या होता है? 21 23। तो 21 ये ICPM, ICP और M ये आप जानते हो। यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है? हमें निचले जबड़े में कर्तन वाले दांतों की संख्या, हमें आई का मान पूछा है। तो आई कितना होता है? आई का मान तो 2 होता है। अब हमें निचले जबड़े में पूछा है, तो यदि एक ही जबड़े की बात की जाती है तो हमें किसका गुणा करना है? 2 का गुणा करना है। और यदि दोनों जबड़ों की बात की जाती है तो हमें किसका गुणा करना है? 4 का गुणा करना है। यदि एक जबड़े की बात की जाती है तो एक जबड़े की पूर्णता के लिए 2 का हम गुणा करते हैं, और यदि दोनों जबड़ों की पूर्णता की बात की जाती है तो 4 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे तो एक ही जबड़े की बात की जा रही है, निचले जबड़े की बात की जा रही है। तो निचले जबड़े में कर्तन दांतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आई का मान कितना है? 2 है, तो 2 में 2 का गुणा कर लो तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? हमें देखो दंत सूत्र याद रखना है। यदि आपको कृतनक, रदनक, चारवर्णक या अग्रचारवर्णक किसी भी दांतों की बात की जाए तो आपको दंत सूत्र याद होना चाहिए 21 23 ICPM। अब हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि निचले जबड़े में कर्तन वाले दांत, तो कर्तन वाले दांत आई का मान कितना है? तो आई का मान 2 है। अब एक जबड़े की पूर्णता की बात की जाती है तब 2 का गुणा करना है, और दोनों जबड़ों की पूर्णता की बात की जाती है तब 4 का गुणा करना है। अब यहाँ पे एक जबड़े की बात की जा रही है, निचले जबड़े की, तो 2 में 2 का गुणा करो तो 4 प्राप्त होगा। 4 हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 115 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि दांतों के इनेमल को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? दांतों के इनेमल को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कैल्शियम, बी ऑप्शन दे रखा है फास्फोरस, सी ऑप्शन दे रखा है फ्लोराइड और डी ऑप्शन दे रखा है आयरन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दांतों के इनेमल को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, यह हमें पूछा गया है। तो हम जानते हैं
कि दांतों के इनेमल को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो फ्लोराइड आवश्यक होता है। कौन सा आवश्यक होता है, तो फ्लोराइड। तो फ्लोराइड हमें कहाँ दे रखा है, या हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्यों इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत बनाता है और क्षय को रोकता है, और इसी कारण से हम जानते हैं कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का खनिज मिलाया जाता है। तो समझ में आ गया। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दांतों के इनेमल को मजबूत बनाने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड मिलाया जाता है। कौन सा खनिज मिलाया जाता है, फ्लोराइड मिलाया जाता है। या फिर आपको यह पूछ लिया जाए कि दांतों के इनेमल को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो फ्लोराइड आवश्यक है। क्यों, तो क्योंकि फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत बनाता है और क्षय को रोकता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, यहाँ पे 116 नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्षुद्रांत्र की आंतरिक सतह पर उपस्थित विली और सूक्ष्म विली का मुख्य कार्य क्या है। विली और सूक्ष्म विली का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बी ऑप्शन दे रखा है, भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करना। सी ऑप्शन दे रखा है, लाला रस का स्राव करना। और डी ऑप्शन दे रखा है, भोजन को मलाशय की ओर धकेलना। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्षुद्रांत्र की आंतरिक सतह पर उपस्थित विली और सूक्ष्म विली का कार्य क्या है। तो हम जानते हैं कि विली और सूक्ष्म विली क्षुद्रांत्र की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और भोजन के पोषक तत्व और अवशोषण में मदद करते हैं। तो भोजन के पोषक तत्वों और अवशोषण में मदद करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो यह हमें बी ऑप्शन में दे रखा है कि भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करना। तो ये हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। विली और सूक्ष्म विली का मुख्य कार्य क्या है, तो विली और सूक्ष्म विली क्षुद्रांत्र की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं और जो सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और भोजन के से पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। तो पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करना बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए लीजिए, आगे हम बात करते हैं 117 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 117 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यह हमें दे रखा है। पहला नंबर दे रखा है कि दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। सेकंड दे रखा है, दांत मसूड़ों के बीच एक अंग ग्रंथिका में धसा होता है, अंग ग्रंथिका में धसा होता है। तीसरा दे रखा है, सभी दांतों की आकृति और कार्य समान होते हैं। अब इसमें से हमें सही कथन की पहचान करनी थी, तो सही कथन कौन सा है। अब यहाँ पे पहला वापस देखिए, दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, ये तो सही बात है। दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। दूसरा देखिए, दांत मसूड़ों के बीच एक अंग ग्रंथिका में धसा होता है, ये भी सही बात है। दांत मसूड़ों के बीच एक अंग ग्रंथिका में धसा होता है, ये भी सही बात है। अब यहाँ पे सभी दांतों की आकृति और कार्य समान होते हैं। सभी दांतों की आकृति और कार्य समान होते क्या, नहीं, समान नहीं होते, क्योंकि दांतों की आकृति और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि दांत कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कृंतक दांत मैंने आपको बताया था, कृंतक दांत, रदनक दांत, चारवर्णक दांत, अग्र चारवर्णक दांत। तो कृंतक दांत का काम क्या होता है, कृंतक दांत का काम काटने और कुतरने के काम आते हैं। रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं जो भोजन को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। अग्र चारवर्णक दांत और चारवर्णक दांत पीसने के चौड़े दांत होते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 1 और 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। 1 और 2 हमें कहा दे रखा है, या हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये सभी दांतों की आकृति और कार्य समान होते हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी दांतों का काम भी अलग अलग होता है। और आप आपके मुंह में ही देख सकते हो, सभी दांतों के जैसे लगभग दांतों की आकृति असमान होती है। क्यों, क्योंकि जो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृंतक दांत, रदनक दांत, चारवर्णक दांत और अग्र चारवर्णक दांत। कृंतक दांत का काम क्या होता है, कृंतक दांत काटने और कुतरने के काम आते हैं। रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। और अग्र चारवर्णक और चारवर्णक दांत ये पीसने के लिए चौड़े दांत होते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 118 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जीवाणु दांतों के बीच बचे हुए भोजन की शर्करा का विखंडन करके क्या निर्मोचित करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सार, बी ऑप्शन दे रखा है लवण, सी ऑप्शन दे रखा है अम्ल और डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जीवाणु दांतों के बीच बचे हुए भोजन की शर्करा का विखंडन करके
क्या निर्मोचित करते, तो हम जानते कि जीवाणु दांतों के बीच बचे हुए भोजन की शर्करा का विखंडन करके अम्ल निर्मोचित करते। तो अम्ल निर्मोचित करते, इसलिए इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, अम्ल। सी ऑप्शन में दे रखा है तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो अम्ल निर्मोचित करते, इसके बाद क्या होता है, तो यहां अम्ल दांतों के इनेमल को धीरे धीरे क्षति पहुंचाता है, जिससे दांत क्षय होता है। समझ में आ गया। और दांत क्षय का मुख्य कारण मुंह की सफाई न करना भी है, और चीनी युक्त पदार्थ जैसे चॉकलेट, मिठाई और ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, तब भी दांतों का क्षय होता है। तो आप ध्यान में रखिए दांतों का क्षय कैसे होता है। और इसमें क्या, जैसे सवाल पूछा था कि जीवाणु दांतों के बीच बचे हुए भोजन की शर्करा का विखंडन करके क्या निर्मोचित करते, तो अम्ल निर्मोचित करते, क्योंकि अम्ल दांतों के इनेमल को धीरे धीरे क्षति पहुंचाता है और जिससे दांतों का क्षय होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 119 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 119 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि परखनली ए में उबले हुए चावल पर आयोडीन घोल मिलाने पर रंग में क्या परिवर्तन आएगा। रंग में क्या परिवर्तन आएगा, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है नीला काला, बी ऑप्शन हमें दे रखा है पीला, सी ऑप्शन दे रखा है हरा और डी ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। देखो परखनली ए में उबले हुए चावल पर आयोडीन घोल डालने पर रंग में क्या परिवर्तन आएगा। जब आयोडीन घोल मंडक की उपस्थिति में नीला काला रंग देता है। ये तो हम जानते हैं कि आयोडीन घोल क्या होता है कि मंडक की उपस्थिति में नीला काला रंग देता है। तो इसलिए इसका तो सीधा सीधा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमें दे रखा था परखनली ए में उबले हुए चावल पर आयोडीन घोल डालने पर रंग में क्या परिवर्तन होगा, तो रंग नीला और काला हो जाएगा। रंग क्या हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परखनली ए में केवल उबले हुए चावल है क्योंकि परखनली ए में क्या है, केवल उबले हुए चावल है और जिसमें मंड मौजूद है, और आयोडीन घोल डालने पर यह रंग नीला काला हो जाएगा। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, परखनली बी में चबाए हुए, यहाँ पे सवाल दे रखा है कि परखनली बी में चबाए हुए चावल पर आयोडीन घोल डालने पर रंग में परिवर्तन क्यों नहीं आता है या कम आता है। क्यों नहीं आता है और आता है तो कम आता है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है चावल में मंड नहीं है, बी ऑप्शन दे रखा है चावल में शर्करा नहीं है, सी ऑप्शन दे रखा है लार में मंड को शर्करा में बदल दिया है, और डी ऑप्शन दे रखा है आयोडीन घोल खराब है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है कि परखनली बी में चबाए हुए चावल का आयोडीन घोल डालने पर रंग में परिवर्तन क्यों नहीं आता है, और आता है तो कम आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि चावल आयोडीन घोल में डालने पर रंग में परिवर्तन क्यों नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, तो हम जानते हैं कि लार में मंड को शर्करा में बदल दिया है। तो लार ने मंड को शर्करा में बदल दिया है, इसलिए परिवर्तन नहीं आता है, और आता है तो भी कम आता है। समझ में आ गया। कम आता है क्यों, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि चबाने की प्रक्रिया के दौरान लार चावल में मौजूद मंड को शर्करा में बदल देती है। क्या होता है कि मंड को शर्करा में बदल देती है, और जब परखनली बी में आयोडीन घोल डाला जाता है तो मंड की मात्रा कम होने या नष्ट होने के कारण नीला काला रंग नहीं आता है, और या फिर आता है तो कम आता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, लार में मंड को शर्करा में बदल दिया है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम चावल को जैसे मुंह में डालते हैं तो लार और चावल मिक्स हो जाते हैं, तो चबाने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, लार और चावल में मौजूद मंड को शर्करा में बदल देती है, और शर्करा में बदल देती है तब परखनली बी में आयोडीन घोल डाला जाता है, तो मंड की मात्रा कम होने या नष्ट होने के कारण नीला काला रंग नहीं आता है, और आता है तो कैसा आता है, कम आता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।